माता की। मंच पर विराजमान बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान मंगल पांडे जी, अपने आर एते संख्या में आई छी, हमार दिल गदगद भई गए। अहाँ सबके सामने आई के हम अपन बहुत सौभाग्य समझते जी, और भगवान करे कि यहाँ सबके दर्शन भेल करे। भाइयों बहनों, कुछ ही दिनों के बाद होली का त्योहार आ रहा है। फाग के गुलाल एवं रंगों के त्योहार में आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्योहार रंग बिरंगी खुशियां बांटने का त्योहार है। गुजिया, भांग और ठंडाई के साथ फाग का राग। भाइयों बहनों, और होली के साथ साथ पूरे देश में आज बीजेपी का भी रंग चढ़ा हुआ है। भाइयों बहनों, होली के साथ साथ लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव, ये उत्सव है चुनाव। होली के साथ साथ देश चुनाव के रंग में भी रंग जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है इस चुनाव में होली के रंगों की तरह विकास का रंग, प्रगति का रंग, आत्मीयता का रंग, वीडियो भी लगाते, भाईचारे का रंग, सद्भावना का रंग पूरे हिंदुस्तान में हम बिखेरेंगे। और पूरे हिंदुस्तान में होली के त्योहार की तरह ही चुनाव में भी जनता जनार्दन की एकता का संदेश लेकर के जाएंगे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भाइयों बहनों, आज जब मैं पूर्णिया की धरती पर आया हूं, आदि शक्ति स्वरूपा माता पूर्णिया देवी के चरणों में मैं नमन करता हूं, मां को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये धरती काल से परिचित धरती रही है। हर युग में कहीं न कहीं इस धरती का जिक्र हुआ है। आजादी के आंदोलन में भी यहाँ के नौजवानों ने कोई कमी नहीं रखी थी। ऐसी इस धरती को मैं नमन करता हूं। ये वो धरती है जहां सतीनाथ भादुड़ी, अनूपलाल मेहता, भोला पासवान शास्त्री जी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी, वैद्यनाथ चौधरी जी और साहित्यिक जगत में
जिनका नाम अमर रहा है, ऐसे फणीश्वरनाथ रेणु और हम सबको प्रेरणा देने वाली इस धरती के महर्षि परमहंस महर्षि मही जी के आशीर्वाद, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसी मंत्र को लेकर के आज भी पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहे हैं, उस महापुरुष को भी मैं नमन करता हूं। और मैं उदय जी का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे सम्मान में मुझे एक ऐसा प्रसाद दिया है, वो मेरी ताकत बनेगा। और महर्षि मही जी की तस्वीर मुझे भेंट की है, मैं उदय जी का बहुत आभारी हूं इस बात के लिए। भाइयों बहनों, हम कैसे जाएं? उसको छोड़ के जा सकते हैं? मैं बिहार जब भी आता हूं, अमित को कहिए तो टीवी पे क्या आ रहा है? मुझे सबसे पहले यहाँ की जनता जनार्दन को नमन करने का मन करता है, यहाँ के लोगों को प्रणाम करने का मन करता है। देश में भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा, 27 अक्टूबर की पटना की घटना को जरूर लिखा जाएगा, लेकिन उन बम धमाकों की मैं बात नहीं करने आया हूं, वो खूनी खेल की चर्चा करने नहीं आया हूं, राजनीति के घिनौने रूप की बात करने नहीं आया हूं। मुझे तो कहना है, बिहार के लोगों की जवाबमर्दी को मैं नमन करता हूं। इन धमाकों के बाद भी न हिले न डिगे, ऐसा दृश्य कभी भी सार्वजनिक जीवन में असंभव है भाइयों। ये आपके भीतर की ताकत, ये आपका जज्बा और देश बचाने की आपकी संकल्प शक्ति का नतीजा था। और इसलिए मैं बार बार बिहार के लोगों को नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उनका गौरव करता हूं, और हिंदुस्तान के हर कोने में जाकर के ये गीत सुनाता हूं, आपके गौरव गान की बात करता हूं, आपकी वीरता की बात करता हूं, आपने जो धैर्य दिखाया उसकी मैं बात करता हूं। भाइयों बहनों, कई दिनों से सोच रहा था कि इतना अच्छा खासा बिहार सरकार में हमारा गठबंधन, इसको तोड़ा क्यों गया है। मैं सचमुच में अपने आप को समझाने पा रहा था। मैं बहुत सोचता था क्या कारण है कि तोड़ दिया। कोई कहता था अहंकार, कोई कहता है ये तो पीछ में छुरा भोंकना उनका स्वभाव ही है। भाइयों बहनों, मुझे इतना जरूर हुआ था, इस प्रकार का कृत्य करने वालों के कारण जयप्रकाश नारायण जी को, राम मनोहर लोहिया जी को कितनी पीड़ा होती होगी, कितनी पीड़ा होती है। मैं इसी विचारों में रहता था। ठीक है, लेकिन अच्छा हुआ अभी 2-4 दिन पहले ही पता चल गया कि उन्होंने तोड़ा क्यों था। प्रधानमंत्री का सपना उनको सोने नहीं देता था। और खुद के विषय में इतना ऊंचा अभिप्राय है, उतना ऊंचा अभिप्राय है, एवरेस्ट से भी ऊंचा अभिप्राय है। और इसलिए कहते हैं उनके बिना इस देश में कोई योग्य नहीं है। भाइयों बहनों,
ये थर्ड फ्रंट है ना, थर्ड फ्रंट। ये थर्ड फ्रंट जरा उस पर नजर करिए। जितने दल है उसमें से करीब करीब सभी दलों ने हर बार कांग्रेस सरकार को बचाने का काम किया है, उसको समर्थन करने का काम किया है। दूसरा दृश्य देखिए, उसमें या तो भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों का टोली या तो प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने वालों की टोली जमा हुई है। 1 डजन से ज्यादा प्रधानमंत्री बनने के कपड़े सिला करके रखे हुए लोग वहां बैठे हैं। 1 डजन से ज्यादा। भाइयों बहनों, मैं पूर्णिया की धरती पर आया हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? ऐसे नहीं, सिर्फ पटना तक सुनाई दे ऐसी आवाज नहीं चाहिए, दिल्ली तक सुनाई दे ऐसी आवाज चाहिए। भाइयों बहनों, इन दिनों अखबारों में, टीवी में ये थर्ड फ्रंट का बाजा बज रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे पूर्णिया के भाइयों बहनों, जब कोशी में बाढ़ आई, किसान तबाह हो गए, निर्दोष लोग मारे गए, पूर्णिया संकट में था, ये थर्ड फ्रंट वाले आए थे? जरा जोर से बोलो, आए थे? उनका नाम तक सुना था? उनकी कोई आवाज सुनाई दी थी? उन्होंने कोई आंसू बहाए थे? कोई संवेदना व्यक्त की थी? कहां गए थे तब जब कोशी में लोग मर रहे थे? तब कहां खो गए? और आज चुनाव के लिए निकल पड़े हो? अरे मैं उनको पूछना चाहता हूं, जब गुजरात की धरती पर भयंकर भूकंप आया, ये थर्ड फ्रंट कहां गया था? अभी आसाम के अंदर अरे भाई कत्लेआम हुआ, हिंदू मुसलमान के दंगे हो गए, तब ये थर्ड फ्रंट वाले कहां सो गए थे? सेना के जवानों के सर काट लिए गए थे, ये थर्ड फ्रंट वाले कहां सो गए थे? उत्तर प्रदेश में 1 साल में 150 दंगे हुए हैं, ये थर्ड फ्रंट वाले कहां सो गए थे? भाइयों बहनों, ये चुनाव का बिगुल बजता है, तभी इनकी नींद खुलती है और फिर सो जाते हैं। अगला चुनाव का जब बिगुल बजेगा तो फिर वो उठ करके खड़े हो जाएंगे। भाइयों बहनों, उनके सहारे, ये उनके सहारे निकल पड़े हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की राजनीति, भारत का लोकतंत्र गठबंधन की राजनीति का है, इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हर गठबंधन सफलतापूर्वक आगे रहा है। जहां जहां नेतृत्व बीजेपी के पास रहा है, उस गठबंधन को कभी संकट नहीं आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में है सबको साथ लेकर चलने का। और मैं आज यहां से भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को, रामविलास पासवान जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, और मैं देश को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज देश 3 प्रकार की राजनीतिक कल्चर दिखाई देते हैं।
एक है गठबंधन का, जो वाजपेयी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, जिसे एनडीए कहते हैं। दूसरा भ्रष्टबंधन का, भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठे आ रहे हैं, एक दूसरे को बचाने के लिए आ रहे हैं। मैं आज बिहार में तो यहाँ की गाय भैंसे डर गई है। बिहार की गाय भैंसे भी डर गई है। उनको चिंता सताने लगी है कि फिर से ये कांग्रेस का और इनका गठबंधन कहीं फिर से हमें 4S के बिना तो नहीं रख देगा। ये भ्रष्टबंधन का युग है। तीसरा है लठबंधन का। सारे लाठी में विश्वास करने वाले लोग, ऐसे लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है। भाइयों बहनों, लोकतंत्र न भ्रष्टबंधन से चलने वाला है, लोकतंत्र न लठबंधन से चलने वाला है। लोकतंत्र को ताकत मिलने वाली है एनडीए प्रकार के गठबंधन से मिलने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। भाजपा सिर्फ सरकार का इरादा बनाने का इरादा लेकर के चुनाव के मैदान में नहीं आई है। भाइयों बहनों, मैं साफ शब्दों में देशवासियों के सामने कहना चाहता हूं, हम सिर्फ सरकार बनाने के इरादे से इस चुनाव के मैदान में नहीं आए हैं। हम चुनाव के मैदान में आए हैं स्थिर सरकार बनाने के लिए। हम चुनाव के मैदान में आए हैं प्रगतिशील सरकार बनाने के लिए। हम चुनाव के मैदान में आए हैं मजबूत सरकार बनाने के लिए। हम चुनाव के मैदान में आए हैं देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के पक्के इरादे के लिए। सिर्फ सरकार बनाना ये हमारा मकसद नहीं है। और इसलिए देशवासियों से मैं एक ही बात मांगता हूं, और वो हमारी बात यही है कि दिल्ली में मरी हुई, अस्पताल में पड़ी हुई, कहीं बाहर से ऑक्सीजन के सहारे जी रही, ऐसी सरकार से मुक्ति चाहिए दोस्तों, ऐसी सरकार से मुक्ति। भाइयों बहनों, कुछ लोगों का अहंकार 7वें आसमान पर है और इसलिए उनके संबंध में कुछ भी कहो, हफ्ते भर उनको नींद नहीं आती, उनकी नींद बेचैन हो जाती है। और जब तक कोई जवाब लिख करके न दें और जब तक वो जवाब दे नहीं, जहर उगले नहीं, उनको चैन नहीं होता है। भाइयों बहनों, बिहार की जनता जंगल राज से मुक्ति चाहती थी। चाहते थे ना भाइयों? आप जंगल राज से मुक्ति चाहते थे ना? आपको जंगल राज से मुक्ति चाहिए थी ना? भाइयों बहनों, आज पूरे देश में जंगल राज फैला दिया गया है और इसलिए बिहार के लोगों ने देश को जंगल राज से मुक्ति के लिए नेतृत्व करना पड़ेगा। सबसे बड़ी अगुवाई मेरे बिहार के भाइयों बहनों को करनी पड़ेगी। बिहार का क्या हाल करके रखा है। अभी मुझे किसी ने बताया कि यहां पर स्कूलों में एक सर्वे किया, सरकार ने किया। आप देखिए, ये आज के बिहार को बर्बाद कर रहे हैं ऐसा नहीं है। ये ऐसे नेता हैं वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए नेताओं की ऐसी जमात है
जो आज आपके राज्य को तबाह कर रहे ऐसा नहीं, वे आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी तबाह करने का पाप कर रही है। भाइयों बहनों, पाप कर रही है। बिहार सरकार के दफ्तर पर जांच करने से पता चला, और अभी अभी चला, 1900 स्कूल ऐसी है, 1900 जिसका खर्चा हो रहा है, तनख्वाह जा रहा है, मध्याह्न भोजन जा रहा है, सब खर्चा हो रहा है, लेकिन कहीं पर वो स्कूल है ही नहीं। भाइयों बहनों, ये कागजी स्कूलों से बिहार के बच्चों का भविष्य बनेगा? जरा पूरी ताकत से बताइए, ये कागजी स्कूलों से बिहार के बच्चों का भविष्य बनेगा? कागजी स्कूलों से बिहार के बच्चों का भविष्य बनेगा? क्या धरती पर स्कूल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बजट खर्च होता है तो स्कूल दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? 1900 स्कूल ऐसी पाई गई है। इतना ही नहीं, जहां ये नेता लोग बैठते हैं ना, पटना में 90 स्कूल कागज पर है, 90 स्कूल कागज पर है। भाइयों बहनों, ये कैसी सरकार चला रहे हैं? ये किसकी मिली भगत है? कहां जा रहे हैं पैसे? ये गरीब के पैसे हैं जिसे लूट लिया जाता है। भाइयों बहनों, बिहार में क्या क्या हो रहा है, मुझे किसी ने बताया, कोई देवकी चौधरी, ये देवकी चौधरी अपने बिजली का बिल चुकाने के लिए गए थे और उनको पुलिस स्टेशन में बंद करके मारा गया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। भाइयों बहनों, एक बुजुर्ग को अगर इस प्रकार से मारा जाता है तो आप मुझे बताइए भैया, ये शकुराबाद में बाद में पुलिस स्टेशन का घेराव किया गया, लोगों ने गुस्सा जताया, बिजली का बिल भरने के लिए जा रहे इंसान को अगर मौत के घाट उतार दिया जाए पुलिस थाने के अंदर, तो कानून व्यवस्था कहां से लाएंगे? आपको जंगल राज से मुक्ति कैसे दिला पाएंगे? भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, आतंकवाद हो, लोगों की परेशानियों का सवाल हो, नक्सलवाद हो, बिहार को मुक्ति दिलाने का न उनका जज्बा है न इच्छा है, क्योंकि ये चीजें उनकी वोट बैंक की राजनीति में आड़े आ रही है और इसी कारण बिहार बर्बादी की ओर आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, यहां मध्याह्न भोजन में निर्दोष बालक मारे गए, सारा देश सहम उठा था, देश भर को सदमा लगा था। और यही दिल्ली में कैसी सरकार बैठी है? बिहार में निर्दोष बच्चे मध्याह्न भोजन के कारण मारे गए, तो दिल्ली में बैठी हुई भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई। भाइयों बहनों, उस कमेटी को बनाए 1 साल हो गया, एक भी मीटिंग नहीं उनकी नहीं हुई। भाइयों, आपके बच्चे मर रहे हो, मध्याह्न भोजन के कारण मर रहे हो, तत्कालीन मीडिया के दबाव में आकर के, विरोध पक्ष के दबाव में आकर के दिल्ली की सरकार कमेटी बना दे, लेकिन बाद में एक बार भी उस कमेटी की मीटिंग ना हो। आप मुझे बताइए भाइयों, सरकार पटना में बैठी हो या सरकार दिल्ली में बैठी हो, उनको आपके बच्चों की चिंता है? उनको आपके बच्चों की चिंता है? उनको आपके बच्चों की चिंता है? क्या ऐसे लोगों के हाथ में आप अपने बच्चों का भविष्य देना चाहते हैं? देना चाहते हैं?
बहनों, जिस प्रकार से तबाही का मंजर इन्होंने बना के रखा है, भाइयों बहनों, वो शहजादे हिंदुस्तान भर में घूम रहे हैं, भाषण कर रहे हैं। आप मुझे बताइए भाइयों, ये दिल्ली की सरकार ने 10 साल का अपना काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जरा बोलो तो। हिसाब देना चाहिए, पाई पाई का हिसाब देना चाहिए, पल पल का हिसाब देना चाहिए। दे रहे हैं क्या? दे रहे हैं क्या? ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे मंगल ग्रह पर से आए हैं। ये कांग्रेस के शाहजादे पहले घोषित करें कि ये सरकार आपकी पार्टी की है या नहीं है दिल्ली में। 10 साल आपकी सरकार ने जो पाप किए हैं उसकी जिम्मेवारी आपकी है कि नहीं? जैसे आपका कोई लेना देना नहीं। भरे तालाब में से निकले और शरीर पर बूंद भी ना हो। ये कौन सा खेल खेल रहे हैं आप? और महंगाई का लोग सवाल पूछे, जवाब नहीं दे रहे। भ्रष्टाचार का सवाल पूछे, जवाब नहीं दे रहे। नौजवानों की बेरोजगारी का सवाल पूछे, जवाब नहीं दे रहे। और कहते क्या है? हम आईटी लाए, आईटी, हम कंप्यूटर लाए, हम मोबाइल फोन लाए। भाइयों बहनों, ये मोबाइल फोन लाए, कहते हमने मोबाइल फोन दिया, मोबाइल फोन दिया। मैं जरा पूछता हूं भाई, आपके जेब में दिल्ली की सरकार ने कोई दिया हुआ मोबाइल है क्या? आपकी जेब में कोई दिल्ली वाला ने दिया हुआ मोबाइल फोन है क्या? ये कह रहे हमने दिए। बताइए किसके गले उतरेगा? अच्छा ये मुझे बताओ शाहजादे जी, मोबाइल फोन आपने दिए, हिंदुस्तान में मोबाइल फोन चार्ज करने की बिजली है क्या? अरे गांव वालों को बेचारे को मोबाइल फोन चार्ज कराने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। क्या बातें करते हो? वो कहते हैं हिंदुस्तान को 21वीं सदी में आगे बढ़ाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाए, कंप्यूटर लाए, आईटी ले आए। शाहजादे जी जवाब दो। मैं आज यहां से आपको पूछना चाहता हूं, आप ये वादा कर रहे हो मैं स्कूल के बच्चों, उनके प्रति ये लोग कितने उदासीन हैं, भारत की आने वाली कल के प्रति ये कितने उदासीन हैं, इसका आपको उदाहरण देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी बातें हो रही हैं। बिहार में जितनी स्कूलें हैं उसमें से 2% स्कूल में भी कंप्यूटर नहीं है। भाइयों बहनों, बिहार में एक विशिष्ट ताकत है। यहां पर तेजस्वी युवकों की कमी नहीं है। आज आप हिंदुस्तान की कोई भी टीवी चैनल उठा लीजिए, हिंदुस्तान की कोई टीवी का रिपोर्टर उठा लीजिए, हिंदुस्तान के टीवी का कोई एंकर उठा लीजिए, 80% होनहार बालक ये बिहार की धरती से है। तेजस्वी है, बुद्धिमान है। आज देश भर में आईएएस देखिए, आईपीएस देखिए, बहुत बड़ी तेजस्वी संख्या मेरे बिहार के नौजवान पूरे देश के शासन को चला रहे हैं। ये ताकत बिहार में है। लेकिन उसी बिहार के भावी पीढ़ी को तबाह करने का पाप ये लोग कर रहे हैं। ये नौजवानों ने अपने बलबूते पर गरीब घर में पैदा होकर के रात रात पढ़ाई करके अपनी जिंदगी बनाई है, लेकिन ये सरकार उनको डुबो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आज भाइयों बहनों, आने वाला युग टेक्नोलॉजी का युग है, हम इनकार नहीं कर सकते। हमारे बच्चों को कंप्यूटर ये उसका जीवन का हिस्सा बनने वाला है।
बचपन से ही उसको इसके शिक्षा दीक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन 21वीं सदी का पहला दशक पूरा हो गया, बिहार के अंदर सिर्फ 2% स्कूल ऐसे हैं जहां पर कंप्यूटर है। भाइयों बहनों, 2%। शाहजादे जी, ये आपकी दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है, क्या कर रहे हो? इतना ही नहीं, उनके एक नेता है, मंत्री हैं, अपने आप को बहुत विद्वान मानते हैं। उन्होंने घोषणा की थी, मैं आकाश टैबलेट लाऊंगा, हर बच्चे के हाथ में सस्ते से सस्ता टैबलेट दूंगा। मैं शाहजादे जी, आप ही की सरकार के मंत्री को पूछना चाहता हूं, वो आकाश में से धरती पर कब आएगा? कब आएगा? और अब तक खर्चा किया गया वो रुपये कहां गए? कौन इसके पीछे वो कौन सा हाथ है जो रुपये मार गया है? जरा देश जानना चाहता है। भाइयों बहनों, आसाम कांग्रेस की सरकार है, सिर्फ 7% स्कूलों में कंप्यूटर है। हरियाणा कांग्रेस की सरकार है, गुड़गांव बहुत बड़ा सेंटर है, सिर्फ 40% स्कूलों में कंप्यूटर है। महाराष्ट्र कांग्रेस की सरकार है, सिर्फ 45% स्कूलों में कंप्यूटर है। राजस्थान कल तक कांग्रेस की सरकार थी, हम तो अभी 2 महीने पहले आए हैं। आपको हैरानी होगी, राजस्थान में सिर्फ 22% स्कूलों में कंप्यूटर है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश जहां लैपटॉप बांट करके वोट बटोरने के खेल खेले गए, वहां के बच्चों को सिर्फ 10% स्कूलों में कंप्यूटर है। भाइयों बहनों, जो लोग गुजरात को गालियां देते हैं ना, केजरीवाल, और भारत की औसत क्या है? शाहजादे जी, जवाब देना पड़ेगा आपको। भारत की औसत है सिर्फ 22% स्कूलों में कंप्यूटर है। 22%, 5वां हिस्सा। भाइयों बहनों, गुजरात जिसको दिन रात गालियां दी जा रही है, बदनाम किया जा रहा है, वहां पर बच्चों के भविष्य की चिंता होती है। और 71% स्कूलों में आज हम कंप्यूटर देने में सफल हुए हैं। विकास कैसे हो सकता है? आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे बन सकता है? भाइयों बहनों, इसके ये उदाहरण है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये वोट पाने के लिए आईटी हमला लाए तो गई कहां? हमारे देश के बच्चों के हाथ में ये ज्ञान, विज्ञान, ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं पहुंची? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? लेकिन शाहजादे आरोप तो लगाते घूमते हैं, लेकिन जवाब देने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, हमारा ये इलाका, कभी यहां जूट की खेती बहुत होती थी ना, जूट का कारोबार होता था ना, क्या हाल करके रख दिया भाइयों। आज देश दुर्भाग्य है, बिहार में ऐसे नेताओं ने सरकार को कब्जे किया हुआ है, ऐसे नेताओं जेल में जाना पड़ा है। उन्होंने बिहार में जूट को तो बर्बाद कर दिया, लेकिन जूट की खेती में माहिर हो गए। ये जूट की खेती में माहिर हो गए और पूरे बिहार के किसानों को बर्बाद करके रखा हुआ है। भाइयों बहनों, मैं जब पिछली बार आया था पटना में, तो मैंने आप लोगों के साथ मेरा एक नाता बताया था, और मैंने नाते में कहा था कि मैं द्वारकाधीश की भूमि से आ रहा हूं, और जब द्वारकाधीश की बात करता हूं तब यदुवंश मुझे याद आता है। यदुवंश का हमारा नाता है। भाइयों बहनों, यदुवंश से जुड़े हुए लोग, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बहुत एक परिवार है जो पशुपालन के काम में लगे हैं, दूध का उत्पादन करते हैं। उन्हीं की बिरादरी से लोग मुख्यमंत्री बने, उन्हीं की बिरादरी से सरकारें बनाई गई, आज भी उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। लेकिन ये मेरे पशुपालक को
उसके दूध का सही दाम मिलता है क्या? जरा जरा बोलिए, मिलता है क्या? ये पशुपालक को दूध के उत्पादन का दाम मिलता है क्या? ये दिन रात गालियां देने वाले पशुपालक को जब से हमने वहां अमूल के द्वारा दूध कलेक्ट करने का काम शुरू किया, जिस जिस इलाके में हम पहुंचे हैं उसी पशुपालक को हमारे पहुंचते ही अगले दिन अगर 18 रुपये में दूध मिलता था, देना पड़ता था, दूसरे दिन 35-40 रुपये में हमने दूध लेना चालू कर दिया। मेरा यादव जो ये पशुपालन के व्यवसाय में है, मुझे बताइए उसका भला हुआ कि नहीं हुआ? जरा बताइए, भला हुआ कि नहीं हुआ? ये काम इन्होंने सरकारें बनाई तब भी करने को नहीं सूझा, तब भी उनको करने का नहीं सूझा। भाइयों, ये हम कर सकते हैं। भाइयों बहनों, बिहार का भी मेरा जो पशुपालक है उसका भी अगर भाग्य बदलना है तो पुरानी नेतागिरी को छोड़ो। इन्होंने आपको बर्बाद किया है, आपको कुछ भी नहीं दिया है। भाइयों बहनों, हमारे एक विधायक हैं यहां सबा जफर, वो मुझे बड़े प्यार से मिले और सबा मुझे कह रहे थे, बोले मोदी जी मैंने कहा कैसे रिश्ता है भाई? सबा जफर का मोदी जी से कैसे रिश्ता है? तो उन्होंने मुझे बताया कि यहां पर हमारा जो कन्हैया समाज है, कन्हैया, यहां हमारा जो कन्हैया समाज है वो बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन हम सब लोग मूल गुजरात से हैं और यहां आकर के बसे हैं। ये मेरे लिए नई जानकारी थी। तो मेरे कन्हैया भाइयों, ये अपनेपन का रिश्ता तो बना ही बन गया, मान लीजिए ये पक्का हो गया रिश्ता। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, इतना पानी है यहां, इतना पानी होने के बाद भी, इतनी बड़ी मछुआरा समाज होने के बावजूद भी मछली के काम में गरीब से गरीब आदमी रोजी रोटी कमा सकता है, लेकिन यहां सरकारों का रवैया देखिए, मछुआरों की उपेक्षा देखिए, मत्स्य पालन उद्योग के प्रति उदासीनता देखिए। मैं ये सुनकर के हैरान हो गया कि बिहार में जहां मबलख पानी है, लेकिन मछली 400 करोड़ रुपए की मछली आंध्र प्रदेश से लाकर के खानी पड़ती है। भाइयों बहनों, ये ऐसी कैसी सरकार है? आंध्र प्रदेश से 400 करोड़ की मछली लानी पड़े और आपका यहां मत्स्य पालक, मछुआरा, उसके बच्चे बेरोजगार रहे। भाइयों बहनों, समाज के सब तबके को विकास का लाभ कैसे मिले, ये चिंता करने की आवश्यकता है और ये चिंता नहीं करनी। भाइयों बहनों, मैंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में एक बात कही थी। मैंने कहा था, जब हम भारत मां का चित्र देखते हैं तो भारत मां का जो पश्चिमी छोर है वहां तो कुछ आर्थिक गतिविधि दिखती है, लेकिन भारत मां का जो हमारा पूर्वी इलाका है वो आर्थिक रूप से दिनों दिन तबाह होता चला गया है। क्या गुनाह है ये भारत के पूर्वी क्षेत्रों का, चाहे उड़ीसा हो, बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, पूर्वांचल आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हो, यूपी का पूर्वांचली हिस्सा हो। भाइयों बहनों, भारत मां की एक भुजा तो मजबूत हो, लेकिन दूसरी भुजा अगर दुर्बल हो तो मेरी भारत माता कभी मजबूत नहीं हो सकती। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास की पहली शर्त है, विकास संतुलित होना चाहिए, विकास सर्वदूर होना चाहिए, विकास सर्वसमावेशक होना चाहिए, विकास सर्वपोषक होना चाहिए।
और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी सरकार की सोच रहेगी कि हमारे देश का जो पूर्वी इलाका है, चाहे उसमें बिहार हो, बंगाल हो, असम हो, उड़ीसा हो, इन राज्यों को विशेष ध्यान देकर के पश्चिम में जो विकास हुआ है, पहले तत्काल उनको बराबरी में लाना, ये दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। भाइयों बहनों, अगर हमें भारत की तकदीर और तस्वीर बदलनी है, तो सबसे पहले इस भारत मां का जो पूरा पूर्वी इलाका है, उसकी तकदीर और तस्वीर बदलने का हमें संकल्प करना होगा। और उसमें भी बिहार बदलेगा, तभी तो देश भर में विकास की बहार आएगी। बिहार में वो ताकत है, बिहार को उठने का अवसर मिले, बिहार को आगे बढ़ने का अवसर मिले, उसमें उनको पूरी मदद मिले, तभी बिहार नई ऊंचाइयों को पार कर देगा। देश को बदलने में बिहार बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, स्पेशल पैकेज की बात हो, स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, बिहार की भलाई के लिए जो भी करने की आवश्यकता होगी, दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। जो भी जरूरत होगी वो करने की प्राथमिकता होगी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इरादा है भारत का विकास। लेकिन भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं, कुछ नेताओं का अहंकार जो जनता जनार्दन से भी सातवें आसमान पर उड़ता है, जिनको जनता जनार्दन के सुख दुख की चिंता नहीं है। कहीं दिल्ली की सरकार कुछ देने की घोषणा करे तो उनका अहंकार तो बीच में नहीं आ जाएगा। क्योंकि जब पूर्णिया में आफत में था, जब कोशी में बाढ़ आई थी, गुजरात के जनता ने बहुत दिल से, प्यार से, संवेदना के साथ आपकी मदद करने के लिए राशि भेजी थी, मदद भेजी थी, धन भेजा था। लेकिन एक राजनेता का अहंकार इतना आसमान पर था, उन्होंने गुजरात के लोगों के मुंह पर थूकने का प्रयास किया था। उस नेता के अहंकार ने इस दर्द के दिनों में, वेदना के समय, जब यहां के लोग पीड़ित थे, हर प्रकार की मदद की जरूरत होती है, ऐसे समय गुजरात के नागरिकों ने भेजी हुई मदद को ठुकरा दिया था। लोकतंत्र में इतना अहंकार कभी जनता माफ नहीं करती है। और इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे अहंकारी नेताओं को घोषणा करनी होगी, सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी होगी। जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी और वो सरकार बिहार की भलाई के लिए अगर कोई योजना बना करके आती है, बिहार के विकास के लिए कुछ लेकर के आती है, तो ये अहंकारी नेता ये तो नहीं कहेंगे ना, ये तो मोदी की सरकार है, मैं नहीं लूंगा, बिहार हाथ नहीं लगाएगा, हम लात मार के वापस भेज देंगे। मैं उनसे आग्रह करता हूं, ऐसे सभी अहंकारी नेताओं को, जितने ऐसे अहंकारी नेता हैं, उनको मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं कि वो घोषणा करें। गुजरात के पैसे जैसे ठुकरा दिए थे, वैसे बिहार के नागरिकों के हक को अपने अहंकार के कारण ठुकराएंगे नहीं, इस प्रकार की घोषणा करें, ये जिम्मेवारी ले। और जो पाप किया था उसकी माफी मांगे, समय की मांग है। भाइयों बहनों, कुछ लोग आए दिन
कुछ लोग आए दिन सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते रहते हैं। भाइयों बहनों, बिहार में कांग्रेस ने भी राज किया है और दलों ने भी राज किया है। जिनको जेल में पड़ा उन्होंने क्या किया है, जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया अपने अहंकार के कारण उन्होंने भी किया है। और हर किसी ने मुसलमानों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति की है। सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों की आंख में धूल झोंकी है। मैं देश के मुसलमान भाइयों को आज कच्चा चिट्ठा खोलना चाहता हूं। कैसा कैसा आप लोगों को इन्होंने बर्बाद किया है, वोट पाने के लिए आपको कैसा मूर्ख बनाया है, किस प्रकार से आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, आज मैं तथ्यों के आधार पर कहना चाहता हूं। और जो मैं बात बताने जा रहा हूं ना, वो आंकड़े मेरे नहीं है। ये आंकड़े दिल्ली में बैठी हुई अपने आप को सेक्युलर कहने वाली कांग्रेस सरकार के द्वारा नियुक्त सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर मैं बताता हूं। सच्चर कमेटी ने क्या कहा है? बिहार में शहरी मुसलमानों में गरीबी की तादाद 45% है और जिस गुजरात को गालियां दी जाती हैं वहां सिर्फ 24% है। आधे से कम, आधे से कम। ग्रामीण मुसलमानों की गरीबी बिहार में 38% है, 38%। गुजरात में सिर्फ 7%। डूब मरो, सेक्युलर के नाम पर मुसलमानों को बर्बाद करने वाले, डूब मरो। आप लोगों ने उनको तबाह करके रखा है। भाइयों बहनों, शहरी मुसलमान के द्वारा प्रति व्यक्ति मासिक खर्च बिहार में 550 रुपया और गुजरात में 875 रुपया मुसलमान खर्च करता है। ग्रामीण मुसलमान द्वारा प्रति व्यक्ति खर्च बिहार में 426, गुजरात में 670। गुजरात का सेकुलरिज्म सच्चा सेकुलरिज्म है जो सबकी भलाई के लिए काम करता है, सबका साथ सबका विकास लेकर के चलता है। मुसलमानों में श्रमिक रोजगारों की दर बिहार में 47 रुपीज है, गुजरात में 61 रुपीज है। मुसलमानों में साक्षरता बिहार में 42% है सिर्फ, गुजरात में 74% है। भाइयों, 74%। मुसलमानों के नवजात बच्चों की मृत्यु 1000 में 71 होती है, जबकि गुजरात में मुसलमानों में 1000 बच्चों में, 1000 बालकों में सिर्फ 34 बच्चों की मृत्यु होती है। 5 वर्ष की आयु के बच्चे बिहार में 1000 में 100 मर जाते हैं, गुजरात में सिर्फ 50 मरते हैं। भाइयों बहनों, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसके तहत मुसलमान बच्चों को लाभ मिलता है। बिहार में सिर्फ 2%। लिख के रखिए, यहां के बच्चों के भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ होता है। आईसीडीएस के अंतर्गत बिहार के मुसलमान बच्चों को कवरेज मिलता है सिर्फ 2% और गुजरात में मिलता है 32%। मेरे भाइयों बहनों, 32%। भाइयों बहनों, मैं ये बातें इसलिए बताता हूं, इस समाज में भेदभाव करके, वोट बैंक की राजनीति करके समाज को तोड़ना, बांटना, सिर्फ अपनी वोट बैंक की भर्ती करते रहना, मैं बिहार के लोगों से अनुरोध करने आया हूं। इस कुचलता से बाहर निकलिए मेरे भाइयों बहनों। आइए
विकास का मंत्र लेकर के हम आगे चलना चाहते हैं। और हमारा तो मंत्र है विविधता में एकता। यही भारत की विशेषता है। हम विविधता का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम विविधता का गौरव करने वाले लोग हैं। और इसीलिए तो हम सालों से हम एक ही मंत्र बोलते रहे हैं, विविधता में एकता, भारत की विशेषता। भाइयों बहनों, भाषा अनेक, भाव एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, देश एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। आइए भाइयों बहनों, होली के पावन पर्व पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और नई मुस्कान के साथ देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में आप सबका सहयोग देने के लिए निमंत्रण देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। पूरी ताकत से दोनों हाथ ऊपर करके वंदे 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 वंदे।